हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 101 की, जो कि बात करता है वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। यानी कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस जहां पे एक मेंबर की सीट खाली हो जाती है। कौन से सर्कमस्टांसेस है वो? क्लॉज 1 इसका बोलता है कि अगर एक पर्सन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि राज्यसभा के भी मेंबर बन चुके हैं और लोकसभा के भी मेंबर बन चुके हैं, दोनों हाउसेस के मेंबर बन चुके हैं। ओके, अब क्लॉज 1 इसका ये बोलता है कि उनको एक हाउस से रिजाइन करना पड़ेगा। आप दो हाउसेस के मेंबर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते हो। ओके, तो जिस भी जिस भी हाउस से वो अपना रिजिग्नेशन देते हैं, उस हाउस में फिर वो ये माना जाएगा कि उनकी सीट खाली हो गई है। ओके, तो इसका 101 का क्लॉज 1 ये बोलता है। इससे क्लॉज 2 पे अब हम आते हैं। क्लॉज 2 बोलते हैं कि अगर आप एक एमएलए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है एक, ओके, एंड सब्सिक्वेंटली बाद में जाके आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाते हैं। सपोज लोकसभा से आपने एक इलेक्शन जीत लिया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। तो इस केस में आपको अपनी एमएलए की जो सीट है उसको विकेट करना पड़ेगा। आपको अगर एमपी रहना है तो आपको एमएलए की सीट को विकेट करना पड़ेगा। एंड अगर आप अपनी एमएलए की सीट जो है वो विकेट नहीं करते हो, तो इन दैट केस ये माना जाएगा कि आपने अपनी एमपी की जो सीट है उसको ये मान लिया कि मैं वो रिजाइन करूंगा उसमें से, बिकॉज एमएलए एमपी आप साइमल्टेनियसली नहीं रह सकते हो। ओके, तो यही चीज हमारा क्लॉज 2 बोलता है। इसको हम रीड करते हैं। नो पर्सन शेल बी अ मेंबर बोथ ऑफ पार्लियामेंट and of a house of a legislature of state, and if a person is chosen a member of both of parliament and of house of legislature of a state, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the president, that person's seat in parliament shall become vacant. तो वेकेंट कब होगी? जब आप अपने एमएलए की सीट से रिजाइन नहीं करते हो तो। ओके, क्लॉज 3 का ये बोलता है कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट से रिजाइन करता है, वॉलंटरली वो रिजाइन करता है, ओके, या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अंडर क्लॉज 1 या क्लॉज 2 जो हमने पढ़े हैं अभी, तो उस केस में ये माना जाएगा कि उनकी सीट जो है वो वेकेंट हो चुकी है, वो खाली हो चुकी है। दिस इज व्हाट क्लॉज 3 सेज। क्लॉज 4 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने ड्यूटीज को 60 डेज तक नहीं निभा रहे हैं, वो पार्लियामेंट में ही नहीं आते हैं, सपोज वो अगर लोकसभा के मेंबर है तो लोकसभा में वो आते ही नहीं है 60 दिन तक लगातार, उस केस में ये माना जाएगा कि उनकी सीट खाली हो गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है दैट द हाउस मे डिक्लेयर, मतलब हाउस, अगर स्पीकर को लगेगा कि हमको हमको जो है इनकी सीट खाली कर देनी चाहिए, तभी वो करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर हमेशा ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेंबर 60 दिन तक बीमार हो, ज्यादा टाइम तक भी बीमार हो सकते हैं वो, उसकी वजह से वो हाउस में नहीं आ पा रहे हैं। तो इस केस में स्पीकर जो है उनकी सीट को डिक्लेयर वेकेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर का, हाउस का डिस्क्रिशन है कि उनकी सीट खाली करें या फिर नहीं करें। ओके, तो ये क्लॉज 4 में हमको याद रखना है। तो यही चीज हमको बस समझनी है 101 में फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम आते हैं इसके आर्टिकल नंबर 102 के ऊपर, जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन इन सर्कमस्टांसेस के अंडर आता है तो उनको अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रीड करते हैं हम। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ए इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर सकते हो। ओके, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑब्वियसली
अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनसाउंड माइंड के हैं तो ऑब्वियसली वो कैसे कैसे जाके वो एक एक्ट को पास कर सकते हैं। देश के एक्ट का सवाल है ये, और अब इन इस केस में इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके सी पे हम आते हैं, ये बोलता है इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि कोई एमपी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, इन दैट केस एज वेल ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हिज सीट। डी बोलता है कि अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या फिर उन्होंने अपनी सिटीजनशिप दे दी है वॉलंटरीली, उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर कर दिया सिटीजनशिप को अपनी, इन दैट केस एज वेल वो एमपी नहीं रहेंगे। या फिर अगर उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है कि मैं किसी और कंट्री के लिए मैं अलाइजेंस ओ करता हूँ, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी कि हाँ भाई मेरे को तो पाकिस्तान बहुत अच्छी लगती है, मैं पाकिस्तान का सिटीजन अपने आप को मानता हूँ, ऐसी कोई स्टेटमेंट भी अगर उन्होंने दे दी, इन दैट केस एज वेल ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हिज सीट। ई पे हम आते हैं, इफ इज डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट ने अपने रेगुलेशन के लिए कोई एक्ट बनाया हुआ है, कोई रूल्स बनाए हुए हैं, अगर उन रूल्स को भी तोड़ा जाता है, इन दैट केस एज वेल अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तो यही चीज हमको याद रखनी है बस इसमें। सेकंड इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। यानी कि अगर उन्होंने पार्टी विप के अगेंस्ट कोई काम किया है, सपोज एक पर्सन है बीजेपी के फॉर एग्जांपल, अब इनको बीजेपी ने बोला था कि आप एक बिल के लिए, लोकसभा में आप बिल के लिए, लोकसभा में फॉर अ बिल यू हैव टू वोट यस दैट आई सपोर्ट दिस बिल, लेकिन ये मेंबर क्या करते हैं, हाउस में जाके बोलते हैं कि नो आई डोंट सपोर्ट दिस बिल। ओके, ऐसा करते हैं ये। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करी है, इन दिस केस एज वेल दिस पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हिज सीट, और इनकी सीट खाली की जा सकती है। ओके, अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 103 पे। आर्टिकल 103 बोलता है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, इन दैट केस जो भी प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो यही हमारा क्लॉज 1 बोलता है। क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको अपना मन बनाने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना चाहिए। ओके, तो ये शैल लिखा है, इसका मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहले ओपिनियन ले ले, उसके बाद वो कर सकते हैं किसी को भी डिस्क्वालीफाई, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं इसके 104 पे। इसका 104 बोलता है कि अगर कोई पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़े हैं उनमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और वो फिर भी आके पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, रोज आके बैठ रहे हैं वो, इन दैट केस उनके ऊपर फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है 500 रुपीज तक की। तो जितनी बार वो बैठेंगे, जिस दिन वो बैठेंगे उस दिन उनके ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो ये हमको 104 बोलता है। अब हम आते हैं इसके 105 के ऊपर। 105 बात करता है प्रिविलेज की, यानी कि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो कुछ भी बोले उनको डेफेमेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक इम्यूनिटी होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास, दैट दे कैन से एनीथिंग इनसाइड द पार्लियामेंट, और उनको उसके लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इसी इम्यूनिटी के बारे में हमारा 105 बात करता है। 105 में एक और बात भी बोली गई है कि अगर एक नॉन मेंबर पार्लियामेंट में कोई चीज बोलते हैं, सपोज हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बैठने का राइट होता है, उनको प्रोसीडिंग्स देखने का राइट होता है पार्लियामेंट की। तो इस केस में अगर उन्होंने कोई बात बोल दी पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको भी इस इम्यूनिटी का फायदा मिलेगा और उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द हाउस।
ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है सेक्शन 105 में। अब हम आते हैं इसके 106 के ऊपर, जो कि बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। सिंपल सी बात बोलता है ये कि जो भी सैलरीज होंगी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगा कि हमारे मेंबर्स की कितनी सैलरी होगी। तो दिस इज अ वेरी सिंपल आर्टिकल। अब हम आते हैं इसके 107 के ऊपर। ये बोलते हैं कि मनी बिल को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितने भी बिल्स हैं, जितने भी बिल्स हैं बाकी, उनको कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो फाइनेंस बिल और मनी बिल्स वो हम आगे बढ़ेंगे उनका प्रोविजन क्या होता है, लेकिन उनके अलावा जितने भी हमारे बिल्स हैं उनको आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, इसका क्लॉज 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि अगर सपोज एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा मॉनसून सेशन में, मॉनसून सेशन नॉर्मली जुलाई में स्टार्ट होता है, नॉर्मली ये आगे पीछे हो सकता है। अब मॉनसून सेशन में बिल को पास इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बिल पास नहीं हो पाया, मॉनसून सेशन में पास नहीं हो पाया। इस केस में क्या जैसे ही सेशन खत्म होगा हम ये भी मान लेंगे कि वो बिल भी लैप्स हो गया? हम ऐसा नहीं मानेंगे। और ये जो मॉनसून सेशन में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये विंटर सेशन में जब नवंबर में दोबारा से हाउस बैठेगा उस टाइम में ये बिल जो है अलाइव रहेगा, इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, एंड विंटर सेशन में इसको पास किया जा सकता है। तो यही हमारा क्लॉज 3 बोलता है। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस को मतलब तो हम पढ़ ही चुके हैं कि मतलब एक सेशन जो है पार्लियामेंट का अगर वो एंड हो जाता है उसके बारे में बोलते हैं प्रोरोगेशन ऑफ हाउस। अब हम आते हैं क्लॉज 4 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर एक बिल है, एक बिल है जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है राज्यसभा में लेकिन वो पास नहीं हुआ राज्यसभा में, और इसी दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा जो हमारी इलेक्ट होके आई है उसका पीरियड क्या फॉर एग्जांपल ओवर हो जाता है, उस केस में इस बिल का क्या होगा जो राज्यसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, ये जो बिल है ये एक्टिव रहेगा, ये नहीं माना जाएगा कि इस बिल का कोई महत्व नहीं है अब। तो दिस बिल विल रिमेन एक्टिव। लेकिन अगर क्लॉज 5 ये बोलते हैं अगर कोई ऐसा बिल है जो कि राज्यसभा ने पास कर दिया है लेकिन लोकसभा उसको पास नहीं कर पाया, लोकसभा में वो बिल पेंडिंग है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर सपोज लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद खत्म हो जाती है तो उस बिल का क्या होगा? क्लॉज 5 बोलता है कि वो बिल भी हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, उस बिल का कोई महत्व नहीं रहेगा फिर, इवन तो राज्यसभा ने उसको पास कर दिया है, स्टिल अगर लोकसभा नहीं कर पाई और लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है इसी दौरान तो फिर ये माना जाएगा कि वो बिल भी डिसॉल्व हो गया है, एंड आगे जाके नेक्स्ट सेशन में दोबारा से उस बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और राज्यसभा को दोबारा से उसको पास करना पड़ेगा। ओके, इसमें एक और चीज बोली गई है हमारी क्लॉज 5 में कि अगर कोई ऐसा बिल है जिसको लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा ने भी पास नहीं किया है और इसी तरह लोकसभा हमारी डिसॉल्व हो जाती है, इस केस में भी वो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेशन में दोबारा से उस बिल को पास कराना पड़ेगा आपको, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ओके, अब हम आते हैं इसके आर्टिकल नंबर 108 के ऊपर जो कि बात करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है उसको लोकसभा ने तो पास कर दिया बट राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, ओके, इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों को बोला जा सकता है कि इस दिन आप जॉइंटली असेंबल होइए, इस दिन आप जॉइंटली असेंबल होइए और उसके बाद जो है
जो बिल दोनों के दोनों हाउसेस एक ही रूम में बैठेंगे और उस बिल को कंसीडर करेंगे कि पास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट तभी भी बुलाई जा सकती है कि जब सपोज एक कोई बिल है जहां पे लोकसभा ने तो उसको पास कर दिया है, बट राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक पास किया ही नहीं है, वहीं पे पड़ा हुआ है वो बिल। उस केस में भी प्रेसिडेंट अगर चाहे तो जॉइंट सिटिंग बुलवा सकते हैं और वो बिल को वो पास करवा सकते हैं जॉइंट सिटिंग में। तो इसमें यही चीज बोली गई है कि अगर जॉइंट सिटिंग में कोई बिल पास होता है तो ये माना जाएगा कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव पास दैट बिल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जॉइंट सिटिंग एंड 108। तो प्रीलिम्स में से यही क्वेश्चन बनता है नॉर्मली कि जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कौन सा आर्टिकल में गिवन है, वो है 108 में। ओके, अब हम आते हैं इसका आर्टिकल नंबर 109 के ऊपर, जो बोलता है कि अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि अगर कोई मनी बिल है वो राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ये काफी बार आता है कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वही तुमको पता है, लेकिन क्या वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है। आई थिंक डीजीएस में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑप्शन से लोकसभा, राज्यसभा, सी था ईदर ऑफ द हाउसेस, और डी था नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमको टिक करना था लोकसभा के ऊपर, बिकॉज लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 का ये बोलता है कि जो मनी बिल हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका था वो बिल अब जाएगा राज्यसभा में। लोकसभा ने उसको पास कर दिया है, अब राज्यसभा में वो जा रहा है। अब यहाँ पे राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उस बिल को करंट फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल ऑब्वियसली पास माना जाएगा, लेकिन वो बोलते हैं कि हमको ये करंट फॉर्म में बिल नहीं अच्छा लगता, तो वो सेम बिल लोकसभा में 14 डेज के अंदर अंदर भेजेंगे। ओके, अब लोकसभा की मर्जी है कि वो राज्यसभा के चेंजेस को मानना चाहता है या फिर नहीं मानना चाहता। अगर लोकसभा मान लेता है तो जो अमेंडेड वर्जन है वो पास हो जाएगा, लेकिन लोकसभा बोलता है कि नहीं, हमें इनमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इस मनी बिल में कोई चेंज हमें नहीं करना है। इन दैट केस राज्यसभा ने जो चेंजेस प्रपोज किए थे उनका कोई वैल्यू नहीं है, और लोकसभा उनको विदाउट दोज चेंजेस भी मनी बिल को पास कर सकता है। ओके, यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है कि अगर 14 डेज तक राज्यसभा ने मनी बिल को कुछ उसके ऊपर कुछ नहीं किया है, ना पास किया ना रिजेक्ट किया है, तो इस केस में हम ये मान लेंगे कि मनी बिल पास हो चुका है। यहाँ पर राज्यसभा का आप देख रहे होगे कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है विद रिगार्ड्स टू मनी बिल। मनी बिल में बहुत ज्यादा अधिकार हमारा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही है। ओके, तो यही हमारा बोलता है सेक्शन नंबर 109। ओके, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया इसमें। अब हम आते हैं इसके 110 पे। सेक्शन 110 जो है वो बोलता है कि मनी बिल जो है वो कौन से बिल्स को बोला जाता है, विच बिल्स आर कॉल्ड मनी बिल्स। ये हम पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains only provisions dealing with all or any of the following, namely the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax। तो अगर कोई टैक्स से रिलेटेड मैटर है, बढ़ाना है टैक्स या कम करना है, कोई नया टैक्स लेके आना है, तो वो सारे के सारे जो बिल होंगे उनको हम बोलेंगे मनी बिल। इसका सेकेंड ये बोलता है द रेगुलेशन ऑफ द बोरिंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई गारंटी दी है या फिर कोई पैसे बोरो किए हैं, वो उसके लिए अगर आपको कोई बिल रिड्यूस करना है तो उनको मनी बिल बोला जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड से आपको कुछ पैसे निकालने हैं या फिर जो है कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं इन कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे जो डिसीजन होंगे, जो भी बिल उसके लिए आपको लेके आना है, इट विल बी मनी बिल। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो आपको वहां से पैसे उठाने हैं कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो अगर आपको उसके लिए बिल लेके आना है, इट विल बी मनी बिल। और जितने भी आप देखोगे यहाँ पे ई, एफ और जी में, ये सारे के सारे हमारे मनी बिल के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रीलिम्स में ये इतना नहीं पूछते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है, बट यस, इनका आप एक बार रीड कर लोगे तो इट्स नो हार्म इन नोइंग व्हाट इज अ मनी बिल एंड व्हाट इज नॉट अ मनी बिल। अब हम आते हैं इससे क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर कोई ऐसा बिल है जिसमें लाइसेंस की बात हुई है या फिर उस बिल में जो है पेनल्टीज की बात हुई है, तो सिर्फ बिकॉज ऑफ दैट क्लॉज ऑफ पेनल्टी हम ये नहीं मान लेंगे कि वो मनी बिल है। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है कि सिर्फ एक पेनल्टी के क्लॉज के होने से ये नहीं माना जाएगा कि दैट होल बिल इज अ मनी बिल। ओके, एक बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा लेंगे। ओके, और उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया इसके रिगार्डिंग तो ये माना जाएगा कि हाँ, ये डिसीजन फाइनल है। और जब प्रेसिडेंट के पास इस बिल को साइन करने के लिए भेजा जाएगा, लास्ट में जब यही होता है, बिल तभी एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं। जब इस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ लोकसभा स्पीकर भी लगेगा। लोकसभा के जो स्पीकर हमको एक सर्टिफिकेट पे साइन करना पड़ेगा कि यस, दिस बिल इज अ मनी बिल। उसी के बाद प्रेसिडेंट उस मनी बिल पे साइन करेंगे। ओके, अब हम आते हैं इसका आर्टिकल नंबर 111 पे। 111 इसका ये बोलता है, when a bill has been passed by the houses of parliament, it shall be presented to the president, and president shall declare it either that he assents to the bill or withholds the assent। तो वही जो हमने डिस्कस किया है, एक बिल जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास कर देता है, उसके बाद वो बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, उसी के बाद वो बिल माना जाएगा एक्ट। और पूरे जो इंडिया है हमारा, पूरा इंडिया को वो बिल, वो एक्ट अब फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज बीन साइंड बाय द प्रेसिडेंट नाउ। इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि एक एक बिल को जो है प्रेसिडेंट वापस भी भेज सकते हैं। यानी कि अगर एक बिल मनी बिल नहीं है, नॉर्मल बिल है, तो उस बिल को प्रेसिडेंट दोबारा से हाउसेस को भेज सकते हैं और हाउस को बोल सकते हैं कि आप इस बिल को दोबारा से इस पे विचार कीजिए, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे हाउसेस उस पर दोबारा से विचार करेंगे, और अगर उनको लगता है कि नहीं, हमको तो सेम फॉर्म में, उसी फॉर्म में उस बिल को पास करवाना है, एंड दोबारा से फिर वो उस बिल को प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, इन दैट केस प्रेसिडेंट अब उस पर साइन करने से मना नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही पड़ेगा सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वैसे तो बोला गया दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी पावर उनसे छीनी जा रही है एक तरह से, दैट ही हैज टू साइन अ बिल सेकेंड टाइम। ओके, तो इसलिए हमको लगता है, इसलिए वी से दैट प्रेसिडेंट इज जस्ट अ नॉमिनल हेड। मेन हेड जो है हमारे, जो कि जिनके पास प्रैक्टिकल पावर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, वो हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के पास प्रैक्टिकल पावर्स है और प्रेसिडेंट सिर्फ एक गाइडिंग रोल है। ओके, तो ये हमारा 111 बोलता है। अब हम आते हैं इसके 112 पे, सेक्शन आर्टिकल नंबर 112 पे। जब भी तक मैं सेक्शन नंबर बोल दूं कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे टाइम गलती से, तो आप ये मानना मैं आर्टिकल का ही रेफरेंस दे रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे सेक्शंस हमने कवर किए हैं तो सेक्शन ही मुंह में चढ़ा हुआ है। सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई से सेक्शन ड्यूरिंग द होल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेक्चर्स, तो आप ये मान लेना कि मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ये बोलता है कि
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउसेज में पेश करते हैं जो बताते हैं कि गवर्नमेंट के कितने खर्चे हुए हैं और गवर्नमेंट की कितनी रिसिप्ट्स आई हैं। इस चीज़ का पूरा ब्यौरा जो है वो प्रेसिडेंट हाउसेज के सामने रखते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी के लिए चीज़ रखी जाती है ताकि पार्लियामेंट के जरिए पूरे कंट्री को चीज़ पता लग जाए कि गवर्नमेंट के इतने एक्सपेंडिचर्स थे और इतनी रिसिप्ट्स थी। ओके, क्लॉज 2 का बोलता है द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर embodied in the annual financial statement shall show separately the sums required to meet the expenditure described in the constitution as expenditure charged upon the consolidated fund of India। तो जो expenses consolidated fund of India के ऊपर लगते हैं वो आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे। हम नीचे पढ़ेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कौन से एक्सपेंडिचर्स हम काटते हैं। ओके, अब हम आते हैं इससे क्लॉज 3 के ऊपर जो कि बोलता है कि कौन से एक्सपेंडिचर्स को आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से काटोगे। ये हैं जो सैलरीज है हमारी प्रेसिडेंट की और जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, चेयरमैन है राज्यसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा के, इन सारे जो सैलरीज हम पे कर रहे हैं ये हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से काटेंगे। या फिर जो हमारी सैलरीज हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की या फिर हाई कोर्ट जजेस की, उनको भी हम उसी फंड में से काटेंगे। गवर्नमेंट डेट जो होता है उनको भी हम उसी फंड में से काटेंगे। एंड जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी है उसको भी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही काटेंगे। या फिर अगर ऐसा कोई जजमेंट आ गई सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट आ चुकी है, अब वो जजमेंट में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, सपोज 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे पिटिशनर को, यहाँ पे जो ये पैसा है ये भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही काटा जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई और फंड को भी बोलता है कि इसको भी हमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही काटना है तो उस फंड को भी वहीं से काटा जाएगा। तो ये सारे हमारे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से काटे जाएंगे। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल नंबर 113 के ऊपर। 113 इसका ये बोलता है, इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। अब सरकार जो है क्या करती है, एक एस्टिमेट्स का ब्यौरा देती है कि हमको लगता है इस पूरे साल इतने खर्चे आएंगे। ओके, सरकार एक पूरा ब्यौरा देती है। अब उस खर्चों से ज्यादा भी हो सकता है पूरे साल में या कम भी हो सकता है, जस्ट एन एस्टिमेट। तो आर्टिकल 113 बोलता है कि उस एस्टिमेट के ऊपर कोई वोटिंग वगैरह नहीं होगी, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, उस पर डिस्कशन तो हो ही सकता है लेकिन यस उस पर वोटिंग नहीं होगी कुछ। अगर उन एस्टिमेट्स के ऊपर आपको कुछ डिमांड करनी है पैसों की कि ये हमारे एस्टिमेट से खर्चे के और हमको उसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो अगर आपको वो पैसे हाउस से लेने हैं तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना आप उस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही आ सकता है।